आरव ने हाथ में पकड़ी चिट्ठी को धीरे धीरे मोड़ा और अपनी नजर अनाया पर टिकाई। ये किसने भेजी? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गुस्सा और दर्द दोनों घुला था। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। आरव में अचानक शादी के शोर के बीच एक तेज धमाका हुआ। बाहर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, आग लग गई है। आरव ने अनाया का हाथ पकड़ा और भीड़ में घुसते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी दरवाजे के पास वही शख्स खड़ा था। चेहरे पर ठंडी मुस्कान, आंखें बिना पलक झपकाए अनाया पर टिकी। वो एक कदम आगे बढ़ा। कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ में ऐसे गुम हो गया जैसे कभी था ही नहीं। बाहर पहुंचकर आरव ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया, वो शख्स हर कैमरे में दिखा, बस उसका चेहरा कभी साफ नहीं आया, जैसे धुंध और परछाई ने उसे निगल लिया हो। उस रात होटल के कमरे में अनाया खिड़की के पास बैठी थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और दूर सड़क पर एक काली एसयूवी धीरे धीरे गुजर रही थी। एसयूवी की खिड़की से बस एक झलक मिली, वो आंखें जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकती थी। आरव उसके पास आया। अब हम डरेंगे नहीं, जो भी है मिलकर सामना करेंगे। अनाया ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन जब उसने खिड़की की तरफ दोबारा देखा, एसयूवी गायब थी। बरसते पानी के बीच एक दीवार पर लाल पेंट से लिखा है, ये अंत नहीं। बारिश के अगले दिन आरव और अनाया ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वे एक सुनसान पहाड़ी कस्बे में पहुंच गए, जहां किसी को उनका अतीत नहीं पता था। पहले कुछ दिन शांति में गुजरे। अनाया फूलों के बगीचे में समय बिताने लगी और आरव एक छोटे कैफे में काम करने लगा। लेकिन अजीब बातें फिर होने लगी। एक सुबह दरवाजे पर दूध के डिब्बे के साथ एक पुरानी फोटो पड़ी थी। फोटो में विवान और अनाया की सगाई का दिन था, लेकिन पृष्ठभूमि में आरव खड़ा था। 5 साल पहले, जब वो अनाया को जानता भी नहीं था। कैफे के रजिस्टर में किसी ने नाम लिख छोड़ा था, आरव शर्मा, अगला नंबर तुम्हारा है। आरव ने सोचना शुरू किया, क्या ये सच में विवान है या कोई और उनके साथ खेल रहा है। एक रात बिजली चली गई। घर में सिर्फ मोमबत्ती की लौ जल रही थी। आरव ने बाहर से आती सरसराहट सुनी। वो खिड़की तक पहुंचा और देखा बगीचे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। उसके हाथ में वही लाल पेंट का डिब्बा था। उसने धीरे धीरे जमीन पर लिखा, सच जानना चाहते हो तो झील पर आओ। अगली रात आरव अकेला झील पर पहुंचा। चांदनी पानी पर पड़ रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। बस हवा की हल्की सरसराहट और दूर कहीं से आती उल्लू की आवाज। वो किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। आरव पलटा। वो विवान था, कम से कम दिखने में वही, चेहरे पर वही मुस्कान, वही नजर। विवान, तुम सच जानना चाहते थे आरव, तो सुनो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उस रात झील में जो गिरा था वो मैं नहीं था। मैंने अपना मरना नकली बनाया ताकि अनाया को उसकी सजा मिल सके। आरव, सजा? किस बात की? विवान की आंखें ठंडी हो गई, क्योंकि उसने मेरे भाई की मौत करवाई और तुम उसके साथ हो। आरव हैरान, भाई तुम किसकी बात कर रहे हो? अचानक झाड़ियों से एक और शख्स बाहर आया। चेहरे पर आधा नकाब, लेकिन आंखें बिल्कुल अलग। वो विवान नहीं था। विवान पीछे हट गया और बोला, आरव, मिलो मेरे जुड़वां भाई करण से। करण, असल में 5 साल पहले झील में मैं मरा था, लेकिन अनाया ने मुझे मरने दिया और विवान ने बदला लेने की कसम खाई। आरव के दिमाग में सब घूमने लगा। मतलब विवान जिंदा था, लेकिन खेल कोई और चला रहा था, और करण की मौत का सच अब भी साफ नहीं था। आरव, अनाया ने ऐसा क्यों किया? करण की आवाज में जहर था। उस रात वो मुझसे सच में प्यार करने लगी थी। विवान से नहीं, लेकिन विवान को ये मंजूर नहीं था। उसने हमें अलग करने के लिए सब रच दिया। विवान, झूठ मत बोल। करण, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही। दोनों भाई झील किनारे एक दूसरे पर टूट पड़े। आरव ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी में धक्का मुक्की के बीच करण फिसलकर झील में गिर गया। इस बार सच में डूब गया।
विवान किनारे पर हाफ रहा था। आरव उसकी तरफ बढ़ा। ये सब खत्म करो। विवान ने उसकी आंखों में देखा। खत्म? अब तो ये शुरुआत है। अनाया ने एक भाई को मारा और दूसरे से धोखा किया। अब उसे मेरी तरह अकेले जीना होगा। वो अंधेरे में गायब हो गया और पीछे सिर्फ पानी की लहरें रह गई। उस रात करण की लाश झील से निकली, लेकिन विवान कहीं नहीं मिला। पुलिस ने बयान लिया, पर आरव और अनाया दोनों ने विवान का नाम लेने से बचा लिया। शायद डर से, शायद इस उम्मीद में कि वो अब दूर चला जाएगा। कुछ दिन बाद आरव को डाक से एक छोटा सा पैकेट मिला। अंदर एक पुरानी पेन ड्राइव थी जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सच। आरव ने लैपटॉप में डाली। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। वीडियो में उसी रात का दृश्य था जब करण मरा था, लेकिन इसमें वो नहीं था जो विवान ने बताया था। वीडियो में साफ दिख रहा था करण और विवान दोनों नशे में थे, बहस कर रहे थे। अनाया बीच में आई, लेकिन करण ने उसे धक्का दिया। आरव ने देखा अनाया ने बचने की कोशिश में करण का हाथ झटक दिया और वो झील में गिर पड़ा। वो हादसा था, पर विवान ने इसे हत्या बना दिया। विवान आया और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अगर ये देख रहे हो तो समझ लो, मैं जो चाहता हूं वही सच बन जाता है। आरव का खून ठंडा हो गया। उसने अनाया को बुलाकर सब दिखाया। अनाया वीडियो देखते देखते रो पड़ी। मैंने उसे मारा नहीं था आरव, कसम से नहीं। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे पता है, पर विवान अब भी बाहर है और जब तक वो है हम चैन से नहीं जी पाएंगे। उस रात कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। शहर के किसी अंधेरे कोने में विवान अपनी कार में बैठा वीडियो देख रहा है। वो मुस्कुराता है और फोन पर किसी से कहता है, अगला कदम शुरू करो। अब खेल अनाया से नहीं, आरव से रह। स्क्रीन काली हो जाती है और एक आखिरी आवाज सुनाई देती है, ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। बारिश हो रही थी। आरव ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके हाथ में वही पेन ड्राइव थी, सच वाली। उसने अनाया को शहर के सुरक्षित घर में छोड़ दिया था और अब अकेला निकल पड़ा था विवान को खत्म करने। कहते हैं शिकारी का शिकार बनना आसान है, लेकिन शिकार का शिकारी बनना जानलेवा। आरव एक पुराने औद्योगिक शहर में पहुंचा। पता चला विवान अब किसी अंडरग्राउंड गैंग के लिए काम करता है, जिसका काम लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी जिंदगी बर्बाद करना है। पहली रात ही आरव को एक गली में किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो जमीन पर गिरा और सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, गलत खेल में कदम रख दिया आरव, और उसकी जेब में एक कागज डालकर चला गया। कागज पर लिखा था, अगर अनाया को जिंदा देखना है तो कल रात 12 बजे पुराने वेयर हाउस में आओ, अकेले। रात के ठीक 12 बजे बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और अजीब सी खामोशी थी। आरव ने अपना फोन और हथियार बाहर रख दिया, जैसे नोट में लिखा था, और वेयरहाउस का भारी सा गेट धकेला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। बीच में एक कुर्सी और उस पर बैठी अनाया। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन चेहरा शांत था। आरव जैसे ही उसके पास पहुंचा, ऊपर से लाइटें जल गईं। और सामने विवान खड़ा था, लेकिन उसके बगल में और आदमी था, लंबा, सिगार पीता हुआ, काले सूट में। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मिलिए आरव, इनसे, असली खिलाड़ी। सूट वाला आदमी धीरे से बोला, मैं ही वो हूं जिसने तुम्हें और विवान को आमने सामने लाने का प्लान बनाया, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए सबसे कीमती मोहरे हो। आरव ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? वो आदमी हंस पड़ा, क्योंकि असली मजा लड़ाई में नहीं, बल्कि लड़वाने में है। और तभी अनाया ने अचानक अपने बंधे हुए हाथ खोले और धीरे से बोली, आरव, माफ करना, लेकिन इस खेल में मैं भी उनकी तरफ हूं। आरव के कानों में जैसे धमाका हुआ। मैं भी उनकी तरफ हूं। ये शब्द बार बार गूंज रहे थे। वो पीछे हट गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अनाया, तुमने ऐसा क्यों किया? अनाया की आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस ठंडापन था। वो धीरे धीरे उठी, सूट वाले आदमी के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, आरव,
तुम सिर्फ एक मिशन थे मेरे लिए, तुम्हारी जिंदगी में आना, तुम्हारा भरोसा जीतना और फिर तुम्हें इस खेल में खींचना, ये सब प्लान था। विवान ने हंसते हुए जोड़ा, और सबसे मजेदार बात, तुम सोचते रहे कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन असल में मैं तुम्हें यहां खींच रहा था। सूट वाला आदमी आगे बढ़ा। तुम दोनों में सबसे अच्छे हथियार हो। विवान दिमाग है और तुम, आरव, तुम दिल हो, और दिल को तोड़कर इस्तेमाल करना, ये मेरी स्पेशलिटी है। आरव के हाथ मुट्ठी में कस गए, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसका दिमाग और उसका गुस्सा। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थी। वेयरहाउस की दीवारें, ऊपर लगी पुरानी पाइपलाइन और टिमटिमाता बल्ब। सूट वाला आदमी आगे बढ़ा, सिगार का धुआं छोड़ते हुए बोला, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है आरव। या तो मेरे लिए काम करो या फिर आज रात यही खत्म हो जाओ। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। एक बात बताऊं, जो लोग मुझे खत्म करने की सोचते हैं वो कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाते। वो अचानक पीछे की तरफ गिरा और अपने पैर से पास रखी लोहे की रॉड को ऊपर फेंका। रॉड ऊपर लगी बल्ब और पाइपलाइन से टकराई और एक जोरदार चिंगारी निकली। पुराना बल्ब फूट गया और वेयरहाउस अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ। पाइपलाइन से भाप और धूल फैल गई। चीखें सुनाई दी। कोई ठोकर खाकर गिरा अंधेरे में। आरव ने विवान को धक्का देकर गिरा दिया और उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। अब रोशनी सिर्फ एक चीज से आ रही थी, आरव के हाथ में पकड़ी पिस्तौल की चमकती स्टील। वो धीरे धीरे बोला, अब खेल मेरे हाथ में है। धूल और भाप से वेयरहाउस का माहौल और भी डरावना हो गया था। आरव ने पिस्तौल सीधे मास्टरमाइंड की तरफ तान दी। खेल खत्म, तुम्हारी बारी। विवान जमीन पर पड़ा कराह रहा था। सूट वाला आदमी धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाने लगा। अनाया कुछ कदम दूर खड़ी थी, उसकी आंखें आरव पर टिकी थीं। आरव ने आगे बढ़कर मास्टरमाइंड के कॉलर को पकड़ लिया। तेरे सारे खेल अब खत्म, तू कोर्ट में सड़ेगा। तभी क्लिक, एक ठंडी धातु की आवाज आरव के कानों में गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा। अनाया उसके पीछे पिस्तौल ताने खड़ी थी। आरव की आंखों में हैरानी जम गई। अनाया? अनाया के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। माफ करना आरव, लेकिन मैंने कहा था मैं उनकी तरफ हूं। तुम मेरे लिए बस एक रास्ता थे, मंजिल नहीं। अगले ही पल उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली आरव के पास वाली दीवार से टकराई। उसका इशारा मास्टरमाइंड की तरफ था। गोली लगते ही वो पीछे गिर पड़ा, खून से लथपथ। अनाया धीमे स्वर में बोली, मैं उनकी तरफ थी, लेकिन अब नहीं। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले दूर से पुलिस के सायरन गूंजने लगे। सायरन की आवाज और करीब आ रही थी। आरव और अनाया दोनों मास्टरमाइंड के गिरते शरीर की तरफ देख रहे थे। उसके होंठों पर खून था, लेकिन आंखों में अब भी चालाकी की चमक थी। वो हल्की सी हंसी हंसते हुए बोला, तुम सोचते हो ये सब यही खत्म हो जाएगा? तुम दोनों तो बस मोहरे थे, असली खिलाड़ी तो अब आएगा। आरव ने पिस्तौल और कसकर पकड़ ली। तुम्हारा खेल खत्म है, अब और कोई चाल नहीं चलेगा। मास्टरमाइंड ने अपने कोट के अंदर हाथ डाला। आरव तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने एक छोटा सा रिमोट बाहर निकाला जिस पर सिर्फ एक लाल बटन था। ये गोदाम सिर्फ एक वेयरहाउस नहीं है आरव, ये एक टाइम बम है, और घड़ी ने आखिरी मिनट में कदम रख दिया है। आरव और अनाया की सांसें रुक सी गई। दूर से टिक टिक की आवाज साफ सुनाई देने लगी। मास्टरमाइंड ने मुस्कुराते हुए बटन दबा दिया। तुरंत हर तरफ अलार्म बजने लगे। दीवारों में लगी लाल लाइटें टिमटिमाने लगी। आरव चिल्लाया, भागो! लेकिन जाते जाते मास्टरमाइंड ने एक और रहस्य उछाल दिया। अगर जिंदा बच गए तो ढूंढ लेना वो जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो, क्योंकि असली गद्दार वही है। टिक टिक टिक, सारी इमारत में बम की घड़ी की आवाज गूंज रही थी। लाल लाइटें हर सेकंड और तेज चमक रही थीं। आरव ने अनाया का हाथ पकड़ा। इधर से, पीछे का इमरजेंसी गेट खुल सकता है। दोनों भागते हुए एक तंग गलियारे में घुस गए, लेकिन वहां का दरवाजा जंजीर से बंद था। आरव ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से ताला तोड़ने लगा। अनाया घबराकर बोली, आरव, ये सब उसने क्यों कहा? असली गद्दार कौन है?
आरव ने एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा। शायद वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अभी सोचने का वक्त नहीं। आखिरकार ताला टूटा। दोनों बाहर भागे, लेकिन जैसे ही खुले मैदान में कदम रखा, पीछे से एक धमाका हुआ। गोदाम का आधा हिस्सा आग के गोले में बदल गया। आरव और अनाया जमीन पर गिर पड़े, धूल और मलबे में लिपटे हुए, लेकिन जिंदा थे। तभी अनाया के फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाला वीके। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम दोनों को लगता है खेल खत्म हो गया? असली गद्दार तुम्हारे सबसे करीब है। आरव ने मैसेज देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके होठों से बस एक नाम निकला, विवान। धूल और धुआं धीरे धीरे छंट रहा था। आरव ने अनाया की तरफ देखा। विवान, मेरा बचपन का दोस्त, उसने क्यों? लेकिन क्या सचमुच गद्दार वही है, या कहानी में कोई और खिलाड़ी छिपा है? ये जानना अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अयान के साथ आगे क्या होगा, क्या विवान सच में गद्दार है या नहीं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग जल्द आ रहा है।